हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है वन एवं वन्यजीवी संसाधन, इसका फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ लिया। आज हम वीडियो सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जंगलों के प्रकार पढ़े थे, प्रशासन के आधार पर और व्यवस्थापन के आधार पर, और हमने पढ़ा था वन्यजीवी का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। विविध प्रकार के वन्यजीवी पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। आप सभी को पता है कि हमारे भारत के अंदर भूपृष्ठ मतलब क्या होता है बच्चों? धरातल के आधार पर और जलवायु के आधार पर काफी क्या देखने को मिलती है? विविधता मतलब अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। इस भौगोलिक विविधता के कारण भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। अब आप सबको पता है कि अलग अलग भूपृष्ठ पाया जाएगा, अलग अलग धरातल पाया जाएगा। क्या भारत में सभी जगह एक समान है? नहीं। तो वहां पर अलग अलग तरह के क्या पाए जाएंगे? जीव जंतु, वनस्पति, ये भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। कितनी है? पूरी 15 लाख प्रजातियां। इनमें से अगर हम हमारे भारत देश की बात करते हैं तो अगर हम भारत में देखते हैं कितनी प्रजाति पाई जाती है तो 251 प्रजातियां हमारे भारत में देखने को मिलती है। किसकी बच्चों? पशु पक्षियों की। जैव विविध की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा? भारत का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। भारत में एशिया, यूरोप, अफ्रीका के तीनों ही प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में एशिया के, यूरोप की और अफ्रीका, इन तीनों ही तरह के जो जीव जंतु है वो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। अफ्रीका के जरक चिंकारे, यूरोपियन के लकड़बंगा, जंगली बकरियां, कश्मीरी मृग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के हाथी, गिबन बंदर की एक प्रजाति आदि। ये कहा गया है कि अफ्रीका के चिंकारे देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो यूरोपियन है वहाँ के जो लकड़बंगा है, बकरियां है, जंगली बकरियां, मर्ग, ये सभी हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, जो कि अन्य देश में, लेकिन फिर भी ये प्रजातियां कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में भी स्थित है। भारतीय जैव विविधता में काले भालू, एक सिंगी भारतीय गैंडा, हिरण, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोरड़ा, बाज, कलकिलिया, सुरखाब और सारस जैसे जीव भी यहाँ जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हिमालय की ऊंचाई पर पाए जाने वाले हिम तेंदुआ, वही ठंडे वनों में मिलते लाल पांडा। आप सभी को पता होगा लाल पांडा क्या होता है? एक तरह का भालू जो होता है, लाल कलर का, रेड कलर का होता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र। इस तरह का लाल पांडा भी हमारे भारत देश में जीव जंतुओं के रूप में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास पर विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में क्या होगा बेटा? राजस्थान में केवला देवी एक राष्ट्रीय उद्यान है और वहां पर भरतपुर, गुजरात व नल सरोवर जैसे जल प्राप्ति क्षेत्र में असंख्य यारावर पक्षी दूर से ठंडी बिताने यहाँ आते हैं। यहाँ पर ये कहा गया बेटा कि हमारे भारत देश के अंदर बाहर से ठंडियों के दिनों में, स्पेशल कब? ठंडियों के दिनों में राजस्थान के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केवला देव, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, और गुजरात के अंदर नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। वहां पर क्या होते हैं? बाहर के जो पक्षी है वो यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं? समय बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। कब? कौन सी ऋतु में? ठंडी ऋतु में। उड़ीसा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देते। क्या कहा है कि उड़ीसा के अंदर जो कछुए होते हैं वो कहाँ देते हैं? समुद्र के तट पे क्या देते हैं? अंडे। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षों वनों में भी राजनाग भी पाए जाते हैं। ये कहा गया है कि भारत के अंदर यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के सांप, विभिन्न प्रकार के अजगर भी पाए जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा? विविध प्रकार के वन्य जीवों के बारे में पढ़ा। वन्य जीव जो वन के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वन्य जीव। लुप्त होते वन्य जीव, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अभी बहुत सारे जो वन्य जीव वो धीरे धीरे क्या हो रहे? लुप्त हो रहे। उनके कारण भी हमने देखे थे कि कौन कौन से कारण की वजह से क्या हो रहा है? ये लुप्त हो रहे। आज विश्व के असंख्य वन्यजीवी विनाश की सीमा पर खड़े हैं। आज हम विश्व की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो कहाँ पर? विनाश की सीमा पर खड़े। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में क्या प्रारंभ में तो बहुत सारे क्या पाए जाते थे? बाघ पाए जाते थे, परंतु वर्तमान की अगर हम बात करें तो बाघों की संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे लुप्त की कगार पर है। उस समय गुजरात में ईडर, गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ईडर है, अंबाजी, पंचमहल, डांग के जंगलों में खूब क्या मिलते थे? बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण रूप से क्या होते चले जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे। कहने का अर्थात लुप्त होते चले जा रहे। भारतीय जंगलों में चीता भी नष्ट हो रहा। देखो, बाघ भी हो रहे, चीता भी हो रहा। और पहले भारतीय जंगलों में सहज
सहज रूप से मिलने वाले अनेक पक्षियों की जाति भी सौभाग्य वंश ही दिखती थी। इनमें गीत, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में कौन से लुप्त होने की कगार पर, लुप्त होने मतलब समाप्त होने की कगार पर है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिलोत्रा आज सरलता से नहीं दिखते हैं। चिलोत्रा करके एक पक्षी जो भी अब देखने को नहीं मिलता है। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है। घांगे डॉल्फिन के अस्तित्व भी आज बड़े संकट पर है। मतलब ये सारे जीव धीरे धीरे क्या होते जा रहे बच्चों, लुप्त होते जा रहे। जो जो मैंने नाम बताए हैं वो आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, ऐसे कौन कौन से जीव है जो लुप्त की कगार पे, तो आपको बताना चीता, बाघ, घांगे डॉल्फिन, चिलोत्रा। नदियों उड़ीसा गुजरात राज्यों के समुद्र किनारे पर अंडे देने आते हुए समुद्री कछुओं की संख्या भी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अभी हमने देखा था उड़ीसा के अंदर क्या बाहर की तरफ आकर समुद्र के किनारे क्या देते थे, अंडे देते। इनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। एक समय गुजरात की नर्मदा, तापी, माही, साबरमती सहित नदियों में मिलने वाली जल बिल्ली, कौन सी बिल्ली, जल बिल्ली, जंगली बिल्ली नहीं बोला मैंने, जल बिल्ली, जल में पाए जाने वाली जो बिल्ली ये भी क्या हो रही है, लुप्त के कगार पर है। इस स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि भविष्य में ये सारे ही जीव क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। सिर्फ हम पुस्तकों में ही इनके बारे में पढ़ते रहेंगे। वन्य जीवों के विनाश होने के कारण, क्या कारण है आखिर, क्यों ये वन्य जीव क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। देखो आपके सामने एक चित्र दे रखा है, चित्र को आप बहुत ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये चित्र क्या दिखा रहा है बेटा। लोग क्या कर रहे हैं, अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं, जो जीव है उनका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो यही तो मुख्य कारण है, यही तो वन्य जीवों के नष्ट होने का क्या देखने को मिलता है, मुख्य कारण। तो आइए हम यहाँ पर और कुछ मुख्य कारण पढ़ते हैं। जंगलों के क्षेत्रों में, घास भूमि, जल प्राप्ति क्षेत्रों में होने वाले मनुष्य की दखलंदाजी से वन्य जीवों की प्राकृतिक विरासत को जोखिम खड़ा हुआ है। आपको पता ही कि आजकल लोग क्या है, जनसंख्या बढ़ोतरी होने की वजह से कहीं ना कहीं वो वनों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और ये मनुष्य की दखल अंदाजी की वजह से वन्य जीव पर क्या आ गया है, खतरा आ चुका है। जंगलों का विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। इसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या घटती। अगर प्रकृति के अंदर लगातार अगर वन्य जीव नष्ट होते गए बेटा, तो जो हमारा जो बैलेंस बना हुआ है, जो संतुलन बना है, वो क्या हो जाएगा, असंतुलित। क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 8 के अंदर पढ़ा या 7th के अंदर पढ़ा होगा बच्चा, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्योंकि प्रत्येक जीव, पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक की भी कड़ी टूटी तो क्या हो जाएगा, असंतुलन। तो यही कहा गया है कि जंगलों के विनाश की वजह से क्या हो सकता है, प्रकृति में क्या हो सकता है, असंतुलन हो सकता है। बाल, खाले, हड्डियों, सींग, नाखून प्राप्त करने के लिए क्या होता जा रहा है, इन वन्य जीवों का क्या होता जा रहा है, शिकार होता जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता भी है कि आजकल साज सजावट की चीजें जो होती है, तो ये क्या करते हैं, यही तो करते हैं, इन जीवों के क्या कहते हैं, खाल को उतारते, सींगों को उतारते, और इस तरह से जैसे हाथी के दांतों से बनाई जाती नहीं जाती, बहुत सारी बैंगल्स बनाए जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें बना करके किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है। मनुष्य के लोभ लालच में होने वाले जंगलों का अंतिम अति दोहन हो रहा है। सड़कों की वजह से बहुउद्देशीय योजनाओं के निर्माण, खनिज खनन के लिए नई बस्तियों व शहरों के वितरण, वन्य जीवों का क्या हो रहा है, निर्वसित होते जा रहे हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये कह रहा है बेटा कि मनुष्य इतना लोभ लालच में पड़ गया है कि वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रहा है, वो वन्य जीवों के बारे में नहीं देख रहा है। कभी सड़कों के नाम से, कभी योजनाओं के नाम से, कहीं खनन के नाम से लगातार क्या हो रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है। और अगर आप ही बताइए, अगर आपका घर में अगर तोड़ दूंगी तो क्या आप कहाँ रहोगे, बाहर आओगे या नहीं आओगे बेटा, सड़कों पे आओगे नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से यह जो जीव है, इनके घरों को क्या किया जा रहा है, लगातार क्या किया जा रहा है, इनका निर्वसित किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है वन्य जीवों के नष्ट होने का। घास चार, ईंधन, पशु चराई के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। क्या बोल रहे बेटा कि घास चारे के ईंधन के लिए, ईंधन क्या होता है, आप सभी को पता है कि हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमको क्या ईंधन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, इसकी वजह से भी जंगल पर क्या हो रहा है, जंगल क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जंगलों में आग अनेक प्रजातियों के जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को खा जाती है। मैंने आपको बताया था तो
पहले वीडियो के अंदर कि क्या होता है, अचानक से जंगलों में क्या लग जाती है बेटा, आग, और इसकी वजह से न जाने कितने ही जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होता है, उनका आवास भी नष्ट हो जाता है। यह आग यदि बच्चों के पालन व अंडों को सेन के समय लगे तो वन्य जीवों की संख्या पर बड़े पैमाने पर क्या लगता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर जो वन्य जीव है अगर वो अंडे देते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे उनके उत्पन्न, और उसी समय अगर क्या लग जाए, आग लग जाए, तो कितनी काफी मात्रा में वन्य जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर, अब उनके प्राकृतिक निवास क्या हो रहे, नष्ट हो रहे, क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, जंगलों का कटाव कर रहे हैं। बेघर वन क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्यों के साथ की लड़ाई में कई बार जीवन भी खो देते। बहुत सारे जीव बेचारे आ जाते हैं अब मानव की बस्तियों में, तो क्या होता है, मानव लोग क्या करते, उनको क्या करते थे, मार देते। तो कहीं ना कहीं उनको अपना जीवन क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। प्राणी औषधि व सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शिकार में उन प्रजातियों को विलुप्ति के किनार पर लिया है। और आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, लोग सुगंधित के रूप में, औषधि के रूप में लगातार क्या कर रहे हैं, वन्य जीवों का क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, हिरण के बारे में आपने सुना होगा, बृक के बारे में। इनके जो ऐसा कहा जाता है, इनका जो पेट वाला हिस्सा होता है वहां पर एक खुशबूनुमा कुछ पाया जाता है, जो कि परफ्यूम के अंदर क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से इसका लगातार क्या होता जा रहा है, शिकार होता जा रहा है। तो ये सारे कारण जो है, इसी वजह से वन्य जीव क्या हो रहे बच्चों, विनाश के प्रमुख कारण के रूप में देखने को मिलते हैं। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि वन्य जीवों के विनाश के प्रमुख कारण कौन कौन से, तो आपको लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाल पांडा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाल पांडा क्या है, ये भारत के पूर्व हिमालय के ठंडे वनों में मिलता है। कहाँ, कौन से वनों में मिलता है, ठंडे। इसका भोजन बांस के कोपले, बांस जो होता है उसके जो मुलायम मुलायम से होते हैं, उनको वो जो कोपले होते हैं, अंडे व छोटे पक्षी जंतु इत्यादि क्या करता है, भोजन के रूप में क्या करता है, खाता है। यह दिन में कम सक्रिय रहता है, पर भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनकी संख्या में लाल पांडे वहां पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ दे रखा है, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अभी जैसे अपने जो जो कारण बताया उसी को अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें वन्य जीवों को क्या करना, उन जंगलों को नष्ट होने से बचाने चाहिए। जो अभी हमने पढ़े थे वन्य जीवों के विनाश के कारण, अगर उसी का ही हम क्या करेंगे बच्चों, निवारण कर लेंगे, तो वही हमारे वन्य जीव संरक्षण के क्या हो जाएंगे, उपाय होंगे। जैसे चराई पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, वन्य जीवों को नष्ट नहीं होना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। ये सारे कारण हमारे क्या कर सकते हैं, उपाय में मदद कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण की योजना। अब क्या हुआ बच्चों, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि लगातार वन्य जीव क्या हो रहे हैं, नष्ट होते, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए सरकार के द्वारा क्या गई, कुछ योजनाएं बनाई गई। और योजना का प्रमुख उद्देश्य एक ही था कि किसी न किसी तरह से हमें क्या करना है, इन वन्य जीवों को नष्ट होने से बचाना है। तो सबसे पहले हमारी योजना जो थी वो कौन सी थी, बाघ परियोजना। बाघ का आपको मैं अभी बात की थी, प्राचीन समय में बहुत सारे थे, परंतु वर्तमान में वो क्या है, लुप्त के कगार पर। एक अंदाजे के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में 40,000 से ज्यादा क्या पाए जाते थे, बाघ। अनियंत्रित गैर कानूनी रूप से होने वाले शिकार और निवनीकरण के परिणाम स्वरूप बाघ के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बाघ क्या है, लुप्त के कगार पर। इसलिए 1971 के अंदर 1971 के अंदर बाघ को बचाने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू की थी, और इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए। अभी देश के अंदर 44 क्षेत्र इस योजना पर कार्यरत है। ये कहना चाह रहे बेटा कि इनके बाघ को बचाने के लिए अलग अलग जगह पर क्या बनाए गए, राष्ट्रीय क्षेत्र पे क्या बनाए गए, अलग अलग आवास स्थान बनाए गए, और उन आवास स्थान पर उनको पूरी तरह से प्राकृतिक जैसा वातावरण दिया जाता है, जिससे कि उन बाघों को क्या किया जा सके, संरक्षित किया जाए। तो ये योजना के बारे में आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है हाथी परियोजना, क्योंकि हाथियों का भी जीवन अभी क्या देखने को, तो लुप्त की कगार पर देखने को मिलता है। 1992 के अंदर 1992 के अंदर इस प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ था। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षण देने की तथा उनके प्राकृतिक निवास स्थान, उनके स्थान के
मार्ग का रक्षण करना है। ये कहा गया है कि स्पेशली इनके हाथी परियोजना का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी कैसे करके क्या करना, हाथियों को क्या करना है, संरक्षित करना है। इसके लिए वर्तमान में 26 जितने हाथियों को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। अभी हमने बाघ के बारे में देखा तो कितने किए गए थे, 44, और यहाँ पर कितने 26 जैसे हाथियों को क्या किया गया है, संरक्षित। इस योजना के अमलीकरण के बाद जंगलों में हाथियों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जब से ये योजना आई उसके बाद संख्या में क्या हुई, वृद्धि। इसके उपरांत ये योजना पालतू हाथियों व पालन पोषण के लिए भी की गई। नेक्स्ट हमारे पास एक योजना आती है जिसका नाम है गेंडा परियोजना। गेंडा आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो ये देखो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक सिंग है, भारतीय गेंडा है, परंतु अगर इसका सिंग नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, गेंडा। ठीक है, यह परियोजना एक सिंगी भारतीय गेंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई। कौन से, एक सिंगी वाले के लिए परियोजना बनाई गई थी। भारत में अधिकांश गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, पहले तो मुझे बताओ। असम में पाए जाते हैं, और तदुपरांत पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इनकी मर्यादा संख्या मिलती है। भारत के अंदर राइनो विजन 2020 की व्यू रचना के अनुसार भारत में गेंडों की संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा गया। ये कहना जा रहे बच्चों कि गेंडा परियोजना का एक ही उद्देश्य था कि राइनो विजन 2020 यानी कि 2020 तक हम गेंडों को इस तरह से संरक्षित करें, इसकी संख्या, उनका जो लक्ष्य था कि 3000 तक संख्या को हमको क्या करना है, वृद्धि करवानी, और इतने गेंडे हमको क्या होने चाहिए, 2020 के अंदर प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो परियोजना है वो कौन सी है, घड़ियाल परियोजना। मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर होता है, आप दृश्य में देखिए बेटा, ये देख रहे हो मगरमच्छ की तरह ही होता है, परंतु इसकी जो आगे वाला जो होता है वो काफी लंबा होता है। देन इसके ऊपर आप देखते हो कुछ गोला गोला घड़ी के समान ऐसे पेंडुला जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, घड़ियाल परियोजना। और इस घड़ियाल परियोजना का भी एक ही उद्देश्य था कि मीठे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो 1970 के दशक में लुप्त होने की कगार पर थी। तब भारत सरकार द्वारा समय उठाए इस कदम को उठाया गया और इस परियोजना को क्या किया गया, चालू किया गया। नेक्स्ट परियोजना जो है हमारी कौन सी है, गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्राकृतिक के सफाई कर्मचारी। आप सभी, गिद्ध को सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मांस जो मरे हुए जीव होते हैं उनको खाता है। इस तरह से हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को क्या करता है, सफाई करता है, इसलिए इसे सफाई कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। ये मृत पशुओं के मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजाति दिखाई देती। गिद्धों की संख्या लगातार क्या होती जा रही बच्चों, कम होती जा रही, इसलिए ये परियोजना क्या की थी, आरंभ की थी। कमी के कारण 2004 के अंदर क्या की थी, इस योजना को लाया गया था। आगे अगर हम देखेंगे तो कौन सी योजना आई है, हिम तेंदुआ जैसे जो बर्फीले इलाके में पाए जाते, जो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, उनके लिए भी एक परियोजना लाई गई थी। हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजाति बर्फ में रहती है। स्थानीय लोग इसे हिम तेंदुए के बारे में जानकारी बड़े ही इनके संरक्षण के लिए लोग जागृत है। इस उद्देश्य के लिए 2000 में यह परियोजना प्रारंभ की थी। सन 2000 में इसकी क्या की थी, ये परियोजना प्रारंभ की थी। इसके उपरांत कश्मीर में हुगल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार की हिरण प्रजाति, मणिपुर में थर्मल परियोजना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत थी। इस प्रकार से सरकार ने क्या किया, वन्य जीवों को बचाने के लिए अनेक प्रकार की परियोजना लाए और उनका एक ही उद्देश्य था कि वन्य जीवों को हम क्या करें, संरक्षित करें। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र। क्या होता है अभ्यारण्य, क्या होते हैं ये। परीक्षा के अंदर, बोर्ड की परीक्षा के अंदर आपसे इन दोनों में अंतर पूछ सकते हैं कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व जैव आरक्षित क्षेत्रों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये तीनों ही शब्द एक दूसरे के समान दिखते, परंतु इनमें क्या है, विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य क्या है, निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती। यहाँ अभ्यारण्यों के अंदर हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब हमको वहां पर जाने की परमिशन दी जाती। सत्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की भी छूट प्राप्ति की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभ्यारण्य की स्थापत्य राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है। अगर हमें वहां पर अभ्यारण्य के अंदर अपने पशु चराने हैं तो वहां पर आपको दी जाती, चराई करवा सकते हो। और साथ ही साथ
वहाँ एक विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही आपको खास अंतर देखने को मिलेगा कि अभ्यारण्य के अंदर हम क्या एक विशेष प्रकार की किसी एक प्रजाति को ही वहाँ पर क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे, और ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की। किसी एक राज्य के अंदर अभ्यारण्य होता है तो उसकी सारी की सारी दिशा निर्देशन जो किसका रहता है, राज्य सरकार का रहता है। यहाँ पर कुछ अभ्यारण्यों के नाम है जैसे पेरियार, चंद्रप्रभा, अतुर्नाग्रम, ये अभ्यारण्य कुछ क्या है, प्रख्यात है। आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखाई दे रहा है, इस नक्शे के अंदर आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर कुछ अभ्यारण्यों के बारे में दे रखा है, तो आप देख सकते हो, यह आपको आपकी नोटबुक में उतारना भी है, उसको याद भी करना है। अब देखते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, अभ्यारण्य की तुलना में यह अधिक संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, वन्य जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है। इनमें एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र का समावेश होता है। वहां हमने क्या देखा था, किसी एक विशेष प्रजाति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर बाघ की बात करें तो बाघ के लिए अभ्यारण्य बनाया जाएगा, परंतु राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह से नहीं किया जाता। राष्ट्रीय उद्यान में क्या जाता है, एक से ज्यादा बाघ भी हो सकता है, गिद्ध भी हो सकता है, अलग अलग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वन्य जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाए। ये दोनों में खास अंतर देखने को मिलेगा। पालतू पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वहां रोके, वहां हम चराई नहीं कर सकते, जबकि हमने देखा अभ्यारण्य में चराई करवाई जा सकती है। अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता, ये बात आपको मैंने पहले ही समझा दी, किसी एक विशेष प्रजाति पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। इनकी स्थापना राज्य सरकार व केंद्र सरकार के संकलन में की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कहते हैं, दिशा निर्देशन में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे कि काजीरंगा, कॉबर्ड, वेलेवर्दर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको समझ में आया बच्चों, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। इसमें चराई करवाई जा सकती है, इसमें नहीं। इसमें किसी विशेष प्रजाति पे ध्यान दिया जाए, इसमें किसी विशेष प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखो, मैं पहले आपको जैव आरक्षण से पहले एक चीज समझाना चाहती हूँ कि भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के अंदर कितने बेटा, 103 राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 531। समझ में आया। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में क्या देखने को मिलते हैं, 4 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं और 23 क्या देखने को मिलते हैं, अभ्यारण्य। आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अभ्यारण्य है और कितने क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन पढ़ते हैं कि जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। इनकी रचना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार किया जाता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर क्या की जाती है, इनकी रचना कीजिए। उस क्षेत्र की प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता व संरक्षण का करना उसका उद्देश्य। अगर किसी क्षेत्र में जैव आरक्षित क्षेत्र किया है तो वहाँ की प्राकृतिक को भी ध्यान रखना है और वहाँ की सांस्कृतिक विविधता दोनों को भी ध्यान रखना चाहिए। उस क्षेत्र की सभी वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, जमीन के उपरांत वहाँ रहने वाले मानव समुदाय व जीवन शैली का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंदर सिर्फ वन्य जीवों की बात की जा रही, परंतु जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर किसकी बात की जा रही बेटा, वहाँ कौन कौन सी वनस्पति, वहाँ कौन से जीव जंतु, वहाँ कौन से समुदाय के लोग रहते, उन सब का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। वहाँ जैव विविधता के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों का विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों पर क्या होता है, बाहर के लोगों पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि ये प्रमुख क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। आपसे पूछा जाएगा जैव आरक्षित क्षेत्रों के नाम बताइए, राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए, तो आप एक एक नंबर के जो प्रश्न है उनको अच्छे से याद कीजिएगा। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल कितना होता है, 5 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा होता है। बड़े पैमाने पर क्या होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र रखा जाता है। गुजरात के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान का विशिष्ट पारिस्थितियों के संरक्षण के उद्देश्य से 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया। तो आपको समझ में आया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो आप का समझ में आया कि किस प्रकार से हमें वन्य जीवों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। सिर्फ वन्य जीवों का नहीं, वनों का भी क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।